लेकिन जैसे ही वो वापस आई तो मैं इनको देखकर हैरान रह गया। इन्होंने वही ड्रेस पहना था जो शादी पर होटल में पहना था। ये बिल्कुल नाइट ड्रेस की तरह था और आरफा कैट वॉक करते हुए मेरी तरफ आ रही थी। मैं भी जल्दी से बेड से उठा और इनकी तरफ गया और अपना हाथ आगे किया तो इन्होंने अपना हाथ मेरे हाथ में दे दिया और मैं इनको लेकर बेड के पास आ गया और इनको अपनी गोद में उठा लिया तो आरफा मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। इसके बाद मैं बेड पर बैठ गया और इनको अपनी गोद में बिठाकर इनकी झील जैसी आँखों में देखने लगा। बाजी आरफा ने मुझे हल्की सी चुटकी काटी और बोली, क्या देख रहे हो? मैंने कहा, मैं आपकी इन झील जैसी आँखों में डूब जाना चाहता हूँ। तो बाजी मुस्कुरा कर बोली, डूब जाओ। किसने रोका है? ये बात करके इन्होंने मुझे अपने साथ लगा लिया और बोली, आज मुझे इतना प्यार दो जो इतना तुमने मुझे पहले ना दिया हो। मैंने कहा, ठीक है। और ये बात करके मैंने बाजी का चेहरा पीछे किया और हम दोनों बातें करने लगे। काफ़ी देर मुलाकात करने के बाद जब मुलाकात ख़त्म हुई तो बाजी बोली, तुम्हें क्या हो गया था? मैंने मुस्कुरा कर कहा, होना क्या था? आपने खुद ही कहा था मुझे इतना प्यार देना जितना पहले कभी ना दिया हो। तो बाजी मुस्कुरा कर बोली, तुम तो किसी और ही दुनिया में पहुँचे हुए थे। मैंने कहा, आप भी तो किसी और ही दुनिया में थीं जैसे आप आवाज़ें निकाल रही थीं। मुझे तो लग रहा था आप खूब एंजॉय कर रही हो। बाजी बोली, और नहीं तो क्या, पहले तो मैं तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड समझकर प्यार करती थी, लेकिन अब तो तुम मेरे शौहर थे और शौहर के साथ प्यार करने का अपना ही मज़ा है। जैसे ही बाजी सीधी होकर लेटी तो इनका बुरा सा मुंह बन गया। मैंने मुस्कुरा कर कहा, क्या हुआ? तो बाजी ने हल्का सा मुझे थप्पड़ लगाया और बोली, मैंने तुम्हें परी से मुलाकात की इजाज़त क्या दी? तुमने तो इसका बुरा हाल कर दिया। मैं मुस्कुराया। मैंने कहा, 1 मिनट रुकें। मैं उठकर अलमारी से ट्यूब निकाली और बाजी को लगा दी और इन्हें उल्टा लेटने को कहा। कुछ देर के बाद जब इन्हें थोड़ा फर्क पड़ा तो बोली, पता नहीं तुम्हें ऐसा क्यों शौक है? मैंने मुस्कुरा कर कहा, अब मैं आम लोगों की तरह थोड़ी हूँ। अब मेरा दोस्त और मैं दोनों स्पेशल हैं। बाजी बोली, वो ये तो है, और मेरा तुम्हारी दीवानी होने की एक वजह ये भी है।
इसके बाद हम कुछ देर बैठकर बातें करते रहे और फिर फ्रेश होने के बाद सो गए। सुबह जब मेरी आंख खुली तो बाजी कमरे में नहीं थी। मैंने टाइम देखा तो 8 बज रहे थे। मैं उठकर बाहर आया तो आलिया भी अपने कमरे में नहीं थी। फिर मैं नीचे गया तो देखा बाजी नाश्ता बना रही थी और आलिया भी इनकी मदद कर रही थी। मैंने जाकर एक हाथ बाजी के कंधे पर रखा और दूसरा हाथ आलिया के कंधे पर रखा और आगे से कहा, तुम्हें कुछ शर्म आनी चाहिए। तुम्हें पता है तुम्हारी बहन की तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी वो नाश्ता बना रही है। आज के दिन तो तुम खुद नाश्ता बना लेती। तो आलिया मुस्कुरा कर बोली, मैं तो सुबह बाजी की चाल देखकर ही समझ गई थी कि इनकी तबीयत ठीक नहीं है और ये बात मैंने बाजी से कही भी थी, लेकिन शायद इनको मुझ पर एतबार नहीं है कि मैं नाश्ता ठीक बनाऊंगी या नहीं। बाजी बोली, नहीं, ऐसी बात नहीं है, हमें देर हो रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं भी इसकी थोड़ी मदद कर दूं। जाओ तुम फ्रेश हो जाओ, हम नाश्ता लगाते हैं। मैं वॉशरूम में चला गया और वापस आया तो नाश्ता लग चुका था। फिर हम तीनों ने बैठकर नाश्ता किया। बाजी बोली, आज तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? मैंने कहा, मेरा क्या प्रोग्राम होना है, अभी थोड़ी देर तक टेलीफोन वाले आ जाएंगे। टेलीफोन लगवा कर ही चचा की तरफ जाऊंगा। बाजी बोली, ठीक है। इसके बाद वो दोनों अपनी ड्यूटी पर जाने लगी। बाजी से ठीक तरह से चला नहीं जा रहा था। मैंने इनको छुट्टी करने के लिए कहा तो वो बोली, नहीं, आज स्कूल में मीटिंग है। मैंने कहा, चलें, ठीक है, और फिर वो दोनों चली गईं। अब घर में करने को कुछ नहीं था तो मैं बाहर आकर पार्क में बैठ गया और टेलीफोन वालों का इंतज़ार करने लगा, क्योंकि मुझे 11 बजे नगीना के साथ भी जाना था। इसलिए मैं यही दुआ कर रहा था कि वो 11 बजे से पहले पहले आकर टेलीफोन लगा दें। मुझे बैठे हुए ज़्यादा देर नहीं हुई थी। तकरीबन 9 बजे वो लोग आ गए। जैसे ही मैंने इनको देखा तो मैं पार्क से निकलकर घर आया और मैं इनसे सलाम ली और दुकान से लाकर 2 बोतलें इनको दी। कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद इन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। चूँकि हम लोग सोसाइटी में रह रहे थे तो इस वजह से टेलीफोन का खंबा ज़्यादा दूर नहीं था। इन्होंने वहाँ से कनेक्शन दिया और फिर तार हमारे घर तक ले आए और मुझसे पूछने लगे कि टेलीफोन कहाँ रखना है। मैंने अंदर आकर इन्हें बताया और फिर वो अपना काम करने लगे। तकरीबन 10:30 बजे तक इन्होंने अपना काम मुकम्मल कर लिया।
फिर इन्होंने टेलीफोन चेक करने को कहा, तो मैंने अपने घर का नंबर मिला दिया। मेरा दिल तो नगीना को फ़ोन करने को कर रहा था। घर बात करने के बाद मैंने इनसे टेलीफोन की सेटिंग पूछी कि अगर कोई नंबर जिस पर बात की गई हो वो डिलीट करना हो तो कैसे होगा। तो इन्होंने मुझे सारा तरीका समझा दिया। मैं इसलिए पूछ रहा था कि मैं नगीना से बात करके इसका नंबर डिलीट कर दूंगा। इसके बाद मैंने इनको कुछ पैसे दिए और वो लोग चले गए। इनके जाने के बाद मैंने नगीना का नंबर मिलाया तो 2 बेल के बाद इसने फ़ोन उठा लिया। मैंने अपना तारुफ करवाया तो वो बोली, मैं तैयार हो चुकी हूँ, 5 मिनट में वहाँ पहुँच जाऊँगी, तुम भी पहुँच जाओ। मैंने कहा ठीक है। मैं जल्दी से ऊपर गया और अपने कपड़े निकाल कर पहने और अच्छा सा परफ्यूम लगाया और मोटरसाइकिल पर घर को ताला लगा के नगीना की बताई हुई जगह पर आ गया। इतनी देर में नगीना भी आ गई। वो पैदल आ रही थी। जैसे ही वो मेरे पास पहुंची तो मैंने इससे पूछा कि तुम पैदल क्यों आ रही थी। वो बोली, गाड़ी लेकर आती तो ड्राइवर भी साथ आता और तुम्हें देख लेता। चलो, इसने अबाया पहना हुआ था। वो मोटरसाइकिल पर बैठी और हम दोनों चल पड़े और जो जगह हमने पहले डिसाइड की थी कुछ ही देर में अब वहाँ पहुँच गए। हमने एक प्राइवेट कैबिन बुक करवाया और अंदर जाकर बैठ गए। ये एक एसी कैबिन था जहाँ पर टेबल लगा हुआ था। कैबिन में बैठने के बाद नगीना ने अपना अबाया उतारा तो मैं इसको देखकर हैरान रह गया। इसने एक बहुत ही मॉडर्न किस्म का ड्रेस पहना हुआ था और वो बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत लग रही थी। मैं इसको देख ही जा रहा था तो इसने मेरी आंखों के आगे चुटकी बजाई और बोली, क्या देख रहे हो। मैंने मुस्कुरा कर कहा, कुछ नहीं देख रहा हूँ। मैंने मुस्कुरा कर कहा, कुछ नहीं देख रहा हूँ कि जिस नगीना को मैं जानता था वो बहुत बदल चुकी है और बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी हो गई है। तो नगीना मेरी बात सुनकर मुस्कुराई और बोली, जिसको तुम जानते थे इसको तो मैंने अपने घर में ही दफन कर दिया था। अब तो ये सिर्फ जिस्म है, लेकिन इसमें बसने वाली रूह किसी और के इशारों पर चलती है। मैंने कहा, तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। और ये कहकर मैंने इसका हाथ पकड़ लिया और कहा, अब मैं आ गया हूँ, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। नगीना बोली, एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानोगे। मैंने अभी भी नगीना का हाथ पकड़ा हुआ था। मैंने हाथ दबाते हुए कहा, मैंने आगे कभी तुम्हारी बात का बुरा माना है। नगीना मुस्कुरा कर बोली, आगे की बात और थी। मैंने कहा, तुम पूछो, तुमने क्या पूछना है। तो नगीना ने
नजरें झुकाते हुए कहा। तो नगीना ने नजरें झुकाते हुए कहा, क्या तुम अभी भी बाजी और आलिया के साथ मुलाकात करते हो? और ये कहकर इसने अपनी नजरें झुका ली। मैं थोड़ा नगीना के करीब हुआ और कहा, हाँ, अब भी इनसे मुलाकात करता हूँ और अब तो वो दोनों मेरी मुरीद हैं और अगर तुम चाहो तो तुम भी मेरी मुरीद बन सकती हो। ये बात जैसे ही मैंने की तो नगीना ने आंखें खोलकर मेरी तरफ देखा। एक पल के लिए तो मैं डर ही गया कि कहीं मैंने कोई गलत बात तो नहीं कर दी, लेकिन जैसे ही मुझे नगीना की नज़रों में अपने लिए कुछ नज़र आया तो मैंने बगैर सोचे और समझे इसको साथ लगा लिया और बातें करने लगा और कुछ ही देर में वो मेरी बातों का जवाब देने लगी तो मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। फिर वो पीछे हुई और नजरें झुकाकर बैठ गई। मैंने मुस्कुराकर कहा, नगीना, तुम अब पहले से भी ज़्यादा मीठी हो गई हो। मेरी बात सुनकर इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मैंने कहा, अब लगता है हमें कहीं और मिलना पड़ेगा। नगीना ने मेरी तरफ शर्मीली नज़रों से देखा तो मैंने भी मुस्कुरा कर कहा, अब तुम्हें भी मुझे अपना मुरीद बनाना पड़ेगा। तो ये बात सुनते ही इसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। मैंने कहा, इसका मेरे पास एक हल है। नगीना बोली, वो क्या? मैंने कहा, तुम हमारे घर आ सकती हो क्योंकि सुबह 8 बजे बाजी स्कूल चली जाती है और इसके बाद 2 बजे तक मैं घर पर अकेला होता हूँ, तो हम वहाँ मिल सकते हैं। नगीना ने हाँ में सर हिलाया तो मेरे अंदर लड्डू फूटने लगे। मैंने कहा, ठीक है, अब हम कुछ खाने का ऑर्डर दें। वो बोली, मैंने भी किया है, बस हल्का फुल्का कुछ खा पी लेते हैं। तो हमने बेल दी तो एक वेटर अंदर आया तो हमने इसे जूस और सैंडविच लाने को कहा। वो हमारा ऑर्डर लेकर चला गया। तकरीबन 5 मिनट के अंदर अंदर वो हमारा ऑर्डर ले आया। जूस और सैंडविच खाने के बाद हम लोग इधर से बाहर निकले और फिर मैं नगीना को एक शॉपिंग मॉल लेके आया जहाँ से मैंने इसको स्पेशल शॉपिंग करवाई। मैंने इसको ब्रांडेड कपड़े लेकर दिए और कहा कि जब वो हमारे घर आए तब पहन कर आए। नगीना ने भी मुझे शॉपिंग करवाई और जब पे करने का टाइम आया तो नगीना ने मुझे बिल पे करने नहीं दिया और इसने खुद बिल पे किया। वापसी पर मेरे साथ चिपक कर मोटरसाइकिल पर बैठी हुई थी। मैंने कहा, मैं कल तुम्हें फ़ोन कर दूंगा तो तुम आ जाना, लेकिन तुम 10 बजे तक तैयार रहना, मैं तुम्हें फ़ोन करूंगा। नगीना बोली, ठीक है। फिर जिस जगह से मैंने इसको बिठाया था इसी जगह पर उतारा तो वो वापस चली गई
और मैं इधर से प्रॉपर्टी वाले चचा की तरफ आ गया। मेरे दिल में खुशी के तूफान आ रहे थे। नगीना तो मुझे मिल ही रही थी, लेकिन वो जो अपने साथ लेकर आ रही थी, इसमें मेरा बहुत फायदा था। तकरीबन 3 बजे तक प्रॉपर्टी वाले चचा के पास रहा हूँ और मुख्तलिफ जगह पर हमने विज़िट किया, जिसमें से एक कोठी हमें पसंद आई, जिसका अभी सिर्फ ग्रे स्ट्रक्चर मुकम्मल हुआ था, क्योंकि हमें वो सस्ती मिल रही थी और इसके कागजात वगैरह भी बिल्कुल ठीक थे और लोकेशन भी बहुत अच्छी थी। तो मैंने और चचा ने हिसाब किताब करने के बाद ओके कर दिया कि अगर हम इसकी फिनिशिंग करके बेचेंगे तो हमें काफ़ी मुनाफा होगा। 3 बजे मैं घर आया तो बाजी आरफा आ चुकी थी और दोपहर का खाना बना रही थी। बाजी बोली, तुम मुंह हाथ धो लो, हम साथ में बैठकर खाना खाते हैं। मैंने कहा आलिया आ जाए, फिर साथ खा लेते हैं। बाजी बोली, क्यों, कुछ खा के आए हो? मैंने कहा हाँ। चचा ने चाय के साथ सैंडविच मंगवा लिए थे तो वो खा लिए थे। बाजी कमरे में जाकर लेट गई। बाजी बोली, ठीक है। मुंह हाथ धोने के बाद मैं अंदर कमरे में जाकर लेट गया तो बाजी चाय बनाकर ले आई और बोली, फिर टेलीफोन लगाने वाले कब आए थे? मैंने इनको सारी बात बता दी। मैंने कहा आपने फ़ोन करके देखना था। बाजी बोली, किसको करके देखते? मैंने कहा आपने अपने घर वालों को फ़ोन कर लेना था। बाजी बोली, वो तो हमसे बात ही नहीं करते। मैंने कहा आपने फ़ोन तो करना था। बाजी बोली, चलो ठीक है, आलिया आती है तो फिर करते हैं, और हम बैठकर चाय पीने लगे। मैंने बाजी से कहा अब जब मैं घर जाऊंगा तो आपने भी मेरे साथ चलना है। बाजी बोली, क्यों, खैरियत है? मैंने कहा वैसे ही, क्या आप मेरे घर नहीं जाएंगी? बाजी बोली, नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुमने ही तो कहा था कि हम दोनों के रिश्ते के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, और अब तुमने खुद ही अपने घर वालों को बता दिया। मैंने कहा अब हालात ही ऐसे बन गए थे कि मुझे जो बेहतर लगा वो मैंने कर दिया। मैं चाहता हूँ अब आप भी मेरे साथ 2-3 दिन के लिए गांव जाएं और पीर को सुबह सुबह वापस आ जाएंगे। बाजी बोली, तो क्या आलिया अकेली घर रहेगी? मैंने बाजी की आंखों में देखा और कहा, ऐसा हो सकता है कि मैं आपको लेके जाऊं और आलिया को इधर ही छोड़ जाऊं। आप दोनों ही चलेंगी। तो बाजी मेरी बात सुनकर मुस्कुराई और बोली, कब जाना है? मैंने कहा जुमेरात को शाम को निकलेंगे। अब जुमे की छुट्टी ले लेना, आलिया से भी कह देना। बाजी बोली, चलो ठीक है। अभी हम बातें कर रहे थे कि दरवाजे पर घंटी बजी और आलिया भी आ गई।
वो बहुत खुश नज़र आ रही थी और जैसे ही इसकी नज़र फ़ोन पर पड़ी तो वो और भी खुश हो गई। मैंने कहा, खैरियत है? बहुत खुश नज़र आ रही हो। इतनी देर में बाहर गाड़ी का हॉर्न बजा तो आलिया जल्दी से भागकर गई और तो मैं भी इसके पीछे गया। देखा तो बाहर गवर्नमेंट नंबर की कार खड़ी हुई थी और इसमें बैठा आलिया का सर इसका पर्स पकड़ा रहा था जो गाड़ी में रह गया था। जैसे ही इसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो मैंने आगे बढ़कर इसे सलाम लिया और इसे अंदर आने का कहा तो इसने आलिया की तरफ देखा और कहा, जब कोई हमारी दावत करेगा तो हम ज़रूर आएंगे। मोहतरम नाजरीन और सामीन, इस कहानी का बाकी हिस्सा अगली आने वाली वीडियोस में पेश किया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।